Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स ऑफ 11th जुलाई। तो शुरू करते हैं, पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। GS 1 से पॉपुलेशन में से यूपीज ड्राफ्ट बिल फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। तो हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं अलग अलग स्टेट्स अपने अपने स्टेट्स में पॉपुलेशन नॉर्म्स लगा रहे हैं। रिसेंटली हमने कुछ समय पहले देखा था आसाम का केस, जहाँ पे पॉपुलेशन नॉर्म्स ऐसे लगाए गए हैं कि जिन भी कपल्स के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो ना तो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल होंगे और ना ही गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसी तरह यूपी भी अपने पॉपुलेशन नॉर्म्स लेके आया है। तो क्या इसके प्रोविजन हैं और क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इसको देखेंगे। देन वी हैव GS 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से व्हाट मेक्स UAPA सो स्ट्रिंजेंट। तो UAPA जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे इतना कंट्रोवर्शियल एक्ट है, एंटी टेररिस्ट एक्ट है इंडिया का मेजरली, और ये जो एक्ट है इसके क्या ऐसे प्रोविजन हैं जो इसको इतना स्ट्रिंजेंट बनाते हैं और इसके रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, इसको देखेंगे। देन असेंशियल डिफेंस सर्विस ऑर्डिनेंस को देखेंगे। ये एक ऑर्डिनेंस आया है जिसमें ये कहा गया है कि जो भी एम्प्लॉयज असेंशियल डिफेंस सर्विसेज में इंक्लूडेड हैं उनके पास राइट टू स्ट्राइक नहीं है, वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। ओके, तो ये पूरा क्या है इसको देखेंगे। देन सेक्शन 228A ऑफ IPC, तो ये सेक्शन क्या बोलता है इसको समझेंगे। एजुकेशन में स्कूल रीओपनिंग से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, जो बेसिकली साइंस एंड टेक के लॉजिक्स के बेस पे ये बताता है कि स्कूल्स को किस तरह से हमें रीओपन करना चाहिए। देन इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरपोल, देखो इंटरपोल न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इंटरपोल ने सभी मेंबर कंट्रीज़ की पुलिस से ये हेल्प मांगी है कि रैंसमवेयर अटैक्स जो हो रहे हैं हमें उसे कर्ब करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इंटरपोल के बारे में समझेंगे। देन GS 3 में साइंस एंड टेक से क्यूबास कॉन्जुगेट वैक्सीन, तो क्यूबा की जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है उसके बारे में देखेंगे और ये पहली कॉन्जुगेट वैक्सीन है वर्ल्ड की। तो ये कॉन्जुगेट वैक्सीन होता क्या है इसको समझेंगे। एंड GS 4 में देयर इज नथिंग फॉर टुडे। तो शुरू करते हैं आज के टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी के साथ। स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शन एंड फीड योर फोकस। देखिए हम सभी के पास कुछ डिस्ट्रैक्शन होते हैं, कुछ फोकस होते हैं। नाउ इट इज़ आवर चॉइस whom टू स्टार्व एंड whom टू फीड। ठीक है, आप डिस्ट्रैक्शंस को यहाँ पे फीड करेंगे तो आप अपने गोल से दूर होते जाएंगे और आपके लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते जाएंगे। और अब आप अपने फोकस को अगर फीड करते हैं तो आप अपने गोल के और करीब होते जाएंगे। तो स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शंस, अपने डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल भाव मत दो, इग्नोर करो और फोकस पे ध्यान दो। ठीक है, विद दिस पॉजिटिविटी लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट आर्टिकल, यूपीज लॉ पैनल मूव्स प्रपोजल टू प्रमोट 2 चाइल्ड नॉर्म। तो यूपी भी एक लॉ लेके आने की बात कर रहा है, ड्राफ्ट लॉ लाया है, ड्राफ्ट बिल लाया है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर। तो ये बिल क्या है, पहले इसके प्रोविजन देखते हैं फिर पूरे इशू को समझेंगे। तो देखो, ड्राफ्ट बिल फॉर पॉपुलेशन, पर्सन्स जिनके भी 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको लेकर यहाँ पे कुछ कर्ब्स लाए गए हैं कि जिनके भी 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कई सारे और भी बेनिफिट्स जो हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उनके भी बेनिफिट्स इनको नहीं मिलेंगे, ये कहा गया है इस बिल में। ठीक है, इसके साथ साथ लोकल जो सेल्फ अथॉरिटीज़ होती हैं जैसे पंचायत हो गई, अर्बन लोकल बॉडीज़ हो गई, इनके इलेक्शंस के लिए भी ऐसे लोग एलिजिबल नहीं होंगे जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। और ये जो एक्ट होगा ना, ये अगर एक्ट बन जाता है ये बिल, तो ये 1 साल के बाद से लागू होगा। ठीक है, 1 साल के बाद से जिनके भी 2 बच्चे होंगे उनके लिए ये होगा। ठीक है, अभी के लिए नहीं है। इसके बाद इस जो बिल है इसका नाम क्या है, यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें एक तरफ तो ये कहा गया है कि जिसके भी 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनके ऊपर ये डिसएडवांटेजेस होंगे उनके लिए। लेकिन जिनके भी 2 से कम बच्चे होंगे और स्पेसिफिकली जिनके 1 से कम बच्चे होंगे उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं यहाँ पे। एक चीज़ और भी कही गई है कि आपको कई सारे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अगर आप वॉलंटरली स्टेरिलाइजेशन करा लेते हैं तो। ठीक है, इसमें देखो जो बेनिफिट्स की बात की गई है वो क्या क्या की गई है। एक तो आपको 3% यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फंड में आपके इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिलेंगे अपनी सर्विस के दौरान। उसके बाद आप हाउस खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं तो आपको उसमें भी सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा जो भी चार्जेस यूटिलिटीज़ के लिए लिया जाते हैं उसका रिबेट आपको मिलेगा एंड सॉफ्ट लोन आपको मिल पाएगा हाउस कंस्ट्रक्शन, परचेजिंग वगैरह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इंसेंटिव्स की बात की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी
कपल या जो भी पर्सन वन चाइल्ड नॉर्म को अपनाता है उसको और एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटी में उसको एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाएंगे, इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। जिसके भी सिंगल चाइल्ड होंगे उनको एडमिशन के लिए जो हायर इंस्टीट्यूशन हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनमें एडमिशन के लिए उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, फ्री एजुकेशन दिया जाएगा ग्रेजुएशन लेवल तक, स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और जो भी कपल बीपीएल यानी कि बिलो पावर्टी लाइन रह रहा है और उनकी अगर एक ही संतान है, एक ही बच्चा है, तो उसे भी यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा, वन टाइम पेमेंट 80,000 रुपीज़ की इन केस कि वो एक बच्चा बॉय है, और 1 लाख रुपीज़ इन केस दैट सिंगल चाइल्ड इज़ अ गर्ल, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से कई सारे इन्होंने प्रोविजंस रखे हैं। और इस बिल को लाने के पीछे जो कमीशन है उसका नाम है आदित्यनाथ मित्तल कमीशन, ओके, आदित्यनाथ मित्तल कमीशन, याद रखना, ठीक है। अब देखो, होलिस्टिकली बात करें इन पॉपुलेशन नॉर्म्स की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे यहाँ पे लगभग अगर हमारी सेंसस की बात माने तो 125 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम अभी देखें तो हमारे यहाँ 130 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है, इंडिया में। तो हम सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड की। और हमारे यहाँ कई सारी चीज़ें हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन कम हो। जैसे हमारा एक नेशनल पॉलिसी ऑन पॉपुलेशन भी लाए थे हम 2000 में, उसके बाद भी हम वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बने हुए हैं। तो अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसके क्या मायने हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक प्राइवेट मेंबर बिल आई थी 2020 में, ये बोलती थी 2 चाइल्ड नॉर्म्स के बारे में, ठीक है, कि जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ वो 2 चाइल्ड नॉर्म को फॉलो करें, इसके लिए उनको इंसेंटिव दिया जाए, ठीक है। और जिसके भी 2 से ज़्यादा बच्चे हों उनके लिए एक डिसएडवांटेज क्रिएट किया जाए, सो दैट पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकें। ये जो कमीशन आई थी, ये जो प्राइवेट मेंबर बिल आई थी, ये हालांकि पास नहीं हो पाई, लेकिन ये बेस्ड थी एक रिकमेंडेशन पे। ये रिकमेंडेशन थी एक नेशनल कमीशन की, जो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कमीशन थी ये बनाई गई थी वेंकटाचलैया के अंतर्गत, ठीक है, एम वेंकटाचलैया के अंतर्गत। इसमें ये कहा गया था कि एक आर्टिकल हमको ऐड करना चाहिए 47A, ठीक है, डीपीएसपी में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी की, उसमें ये आर्टिकल ऐड करना चाहिए जो ये कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को यहाँ पे अप्लाई कराया जाए पूरे कंट्री में, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को। तो ये आर्टिकल इंसर्ट करने की बात की गई थी इस कमीशन के द्वारा और इस प्राइवेट मेंबर बिल में। हालांकि ये बिल पास नहीं हुई, इसलिए ये आर्टिकल भी ऐड नहीं किया गया है, लेकिन ये याद रखना आपको मेंस के आंसर में कोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कई सारे स्टेट्स ऐसी जो नॉर्म्स हैं वो लगा रहे हैं, जैसे हमने आसाम की बात की, ठीक है, आसाम में तो हमने देखा बहुत ज़्यादा आगे लेवल तक लगा दिए उन्होंने, वेलफेयर स्कीम्स पे लगा दिए हैं, और वहाँ के इलेक्शंस पे लगा दिए हैं लोकल बॉडीज़ के, फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लगा दिए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एमपी में भी है सेम चीज़, ठीक है, सिविल सर्विसेज को लेकर जो सिविल सर्विसेज नॉर्म्स हैं एमपी के, उसमें ये कहा गया है 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप इसके लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। सेम राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, यहाँ पे इलेक्शंस के लिए भी लगाए गए हैं, जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं उसमें भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस तरह से काफ़ी सारे स्टेट्स में यहाँ लगाए गए हैं। अब देखो इसके पॉजिटिव तो ये है कि चलो ठीक है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, रिसोर्सेज पे जो प्रेशर पड़ता है वो कम होगा, ठीक है, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो नहीं होगा। और यहाँ पे लेकिन नेगेटिव ज़्यादा है। ये क्यों? देखो अभी रिसेंटली हमने देखा था कि चाइना ने अपना जो 1 चाइल्ड नॉर्म था उसे हटा दिया है। ऐसा क्यों किया? कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे तभी तो किया ना, ऐसे ही थोड़ी किया। तो 1 चाइल्ड नॉर्म वहाँ पे हटा दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा, हमारे एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा था कि चाइना के 1 चाइल्ड नॉर्म से हमें सबक लेना चाहिए कि अगर हम अपनी कंट्री में लगाते हैं तो जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डिविडेंड रहेगा ही नहीं। वहाँ पे एजिंग बहुत ज़्यादा हो रही चाइना में अब, ठीक है, वहाँ पे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो घटती जा रही है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो ये उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत ख़राब बात है और सोशली भी बहुत ख़राब बात है। आपको पता होगा जापान जो है, जापान एक एजिंग कंट्री है, वहाँ पे अलग से एक मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस खोलनी पड़ी। जस्ट इमेजिन, मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस, ठीक है। इंडिया में तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कोई अकेला रह रहा है, ठीक है, अलोन रह रहा है। तो यहाँ पे इस तरह की सोशल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, ठीक है, जिससे सुसाइड वगैरह के रेट्स बढ़ जाते हैं। तो ये तो एक इशू हो गया सोशल लेवल पे। दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो अभी
अब जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ रहा है वो यंगर जनरेशन को अपने अंदर इन्वॉल्व करता है, ठीक है, जैसे वर्किंग एज पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करता है। अभी आज हमारे यहाँ देखें तो 50% से भी ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ठीक है, लगभग 50%, 51% वर्किंग एज पॉपुलेशन है हमारे यहाँ। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे की माने तो 2045 तक हमारे यहाँ ये वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और जो ओल्ड एज पॉपुलेशन आज 8% है ना, वो 16% हो जाएगी। तो देखो, एक यहाँ पे ये भी इशू है कि एजिंग हमारे यहाँ, अगर हम अभी वो पॉपुलेशन नॉर्म्स लगाने लग गए तो हमारे यहाँ एजिंग बहुत बढ़ जाएगी। अब देखो, अगर एजिंग बढ़ती है, जस्ट इमेजिन अगर 60+ जो लोग हैं वो बढ़ जाते हैं और वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होती जाती है, तो हमें इन 60+ जो लोग हैं उनको सोशल जो सिक्योरिटी है फॉर ओल्ड एज ये देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, लेकिन जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कम है, तो कमाने वाले कम हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं, ऐसे शॉर्ट में समझें तो, ठीक है। तो 60% से ज़्यादा जो लोग हैं, 60+ लोग हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी, इसके लिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। और जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो टैक्स पे करती है वो कम है, तो उनके ऊपर टैक्स का भार भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा ना कि जो हमारी यंगर जनरेशन है वो कॉन्ट्रीब्यूट ज़्यादा करेगी, लेकिन उनको मिलेगा कम। तो ये भी एक इशू है। दूसरा इशू एक ये भी है, जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है, आज की डेट में हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.23 है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये 2.23 जो है टोटल फर्टिलिटी रेट है, और हमारा रिप्लेसमेंट रेट जिसको हमको रीच करना है, टारगेट जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है वो है 2.1%। यानी कि हमें 2.1 अगर हम फर्टिलिटी रेट को अचीव कर लेते हैं तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके बीच में, ठीक है। तो अगर हम अपने नेचुरल पेस से भी चलते हैं तो हम इस पर बहुत आराम से पहुँच जाएंगे, और इससे हमारे ऊपर कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होंगे। इनफैक्ट 20 से ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनको जो ये इस रिप्लेसमेंट रेट तक पहुंच चुकी हैं, और कुछ तो ऐसी हैं जो इससे कम टोटल फर्टिलिटी रेट है उनका। जैसे सिक्किम की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, इनका फर्टिलिटी रेट जो है ना वो 1.9 के आसपास है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे एक इशू ये भी है कि पॉपुलेशन नॉर्म्स हमें लगाने हैं अगर, तो बहुत सोच समझ के लगाने चाहिए। जैसे चलो यूपी में तो अभी भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक बार लगा सकते हैं, लेकिन इतने स्ट्रिंजेंट ना हो जाए ये कि ये चाइना जैसा काम कर दे, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरा इशू था पॉपुलेशन से रिलेटेड, हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इस बार ना बहुत बार ये इशू आ रहा है, इसी साल में कई बार पॉपुलेशन नॉर्म्स के बारे में बात आई है, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। डोंट रिवील आइडेंटिटी ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सेक्सुअल ऑफेंस के केसेस होते हैं उसमें विक्टिम की जो प्राइवेसी है उसे इंश्योर करना हमारा काम है, ठीक है। आप उसका नाम नहीं ले सकते, क्योंकि अभी क्या हुआ था, एक हाई कोर्ट में ऐसा हुआ कि गलती से जो जज थे वहाँ पे, वो जजमेंट सुनाते टाइम उन्होंने विक्टिम का नाम ले लिया, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर कहा है कि हम जो है, हमारा काम ये है कि हम जो विक्टिम है उसका नाम यहाँ पे ना लें ड्यूरिंग द जजमेंट्स, ओके। अब इससे डील करते हैं दो सेक्शंस, सेक्शन 228A ऑफ IPC एंड सेक्शन 23 ऑफ पॉक्सो एक्ट। तो पॉक्सो एक्ट आपको पता है, ठीक है, ये चिल्ड्रन के लिए है, जो 18 से कम एज वाले जो बच्चे हैं, 18 से कम एज वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके अगेंस्ट अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो वो इस एक्ट के अंतर्गत आता है। तो सेक्शन 23 जो है वो डील करता है कि जो प्राइवेसी है विक्टिम की वो मेंटेन रहनी चाहिए, और सेक्शन 228 इसी से डील करता है IPC के, ठीक है, अडल्ट के लिए है ये मेजरली। तो ये सेक्शन 228 जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि रिस्ट्रिक्शन लगाई जानी चाहिए मीडिया कवरेज पे ऑन रेप ट्रायल्स एंड इन्वेस्टिगेशन। तो एक तरह से ये कहा गया है कि जो पब्लिकेशन होता है अलग अलग तरीके से मीडिया की, और ये सारी जो चीज़ें होती है उसमें रेप विक्टिम्स हो गए या जिसका भी सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, जिसके साथ भी जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को रिवील करने पे रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। पर ये जो बार है ये मीडिया पे लगा हुआ है, पब्लिकेशंस पे लगा हुआ है, ये जजमेंट्स पे नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, कौन से जजमेंट में कहा था, ये कहा था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस पुट्टाराजा केस, ठीक है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस पुट्टाराजा केस, ये याद रखना। इसमें यह कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हालांकि हम इसके अंतर्गत बाध्य नहीं है सेक्शन 228A के अंतर्गत, लेकिन फिर भी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें और जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को रिवील ना करें। और ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा कहा गया है बिकॉज ऑफ सोशल विक्टिमाइजेशन। अब देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सोशल विक्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या है? सोशल विक्टिमाइजेशन हम देखते हैं, कई बार हमने देखा है, मूवीज़ में देखा होगा आपने, कि अगर किसी भी लड़की के अगेंस्ट
आई एम नॉट बीइंग यहाँ पे जेंडर बायस, ठीक है, कोई मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, अगर किसी लड़की के अगेंस्ट कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उस लड़की को ऐसा देखा जाता है कि वो जो लड़की है जिसके अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है वही यहाँ पे दोषी है, ठीक है, उसी के खुद के कारण ही ये सब हुआ है, तो उसको एक तरह से परिया कर दिया जाता है। परिया एक सोशोलॉजिकल टर्म है, आपको पता हो तो। परिया का मतलब होता है जो ऐसा पर्सन जिसको ना अपने सोशल ग्रुप में एंट्री मिलती है ना दूसरे सोशल ग्रुप में एंट्री मिलती है, तो सोसाइटी उस पर्सन को एक्सेप्ट करने से जब मना कर दे तो वो परिया हो जाता है। तो यहाँ पे वो जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो ही फील्स लाइक अ परिया, ठीक है, आइसोलेट हो जाता है, अलोन हो जाता है पूरी सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट बहुत सारे स्टिग्मास आ जाते हैं पूरी सोसाइटी में और उसी को अक्यूज के तौर पे देखा जाता है। तो यहाँ पे सोशल विक्टिमाइजेशन हो जाता है, स्टिग्मा आ जाता है। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा है कि हम आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेंगे जो भी विक्टिम है उसकी, ठीक है, सो दैट उसके अगेंस्ट सोसाइटी एकजुट होकर अलग से खड़ी ना हो जा सके, उसको अलग थलग ना कर दे अपने आप से। तो ये पूरा इशू था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखो छोटे छोटे इश्यूज हैं और जो एक दो इश्यूज और आए हैं ना आज द हिंदू में, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कनाडा का जो कल्चरल जेनोसाइड वाला इशू था, ये हमने थोड़ा टाइम पहले ही डिस्कस किया था। और एक और इशू आया है इसमें, ये कल्चरल जेनोसाइड का था और एक और है, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में समझते हैं, पर यहाँ पे देखते हैं आज का क्या है। डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस। तो देखो ये जो एक डिफेंस सर्विस ऑर्डिनेंस आया है, ये एसेंशियल डिफेंस सर्विस ऑर्डिनेंस, ये एक ऑर्डिनेंस आया है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। तो ये एसेंशियल डिफेंस सर्विस ऑर्डिनेंस क्या कहता है? ये कहता है पहली चीज़ कि जो भी लोग एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में एम्प्लॉयड हैं उनके पास राइट टू स्ट्राइक नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट अलाउड टू स्ट्राइक, स्ट्राइकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। दूसरी चीज़ इसमें ये कही गई है कि जो भी एम्प्लॉय है उसे हटाया जा सकता है यहाँ पे, तो उस एम्प्लॉय को यहाँ पे बिना किसी इंक्वायरी के यहाँ पे हटाया जा सकता है, जो कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है जब भी आप किसी ऐसे एम्प्लॉय को हटाते हो। तो यहाँ पे इस प्रोविजन के अगेंस्ट जा रहा है ये ऑर्डिनेंस। दूसरा जो स्ट्राइक करने वाली बात मैंने कही, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी यूनियन लीडर होगा, जो भी एम्प्लॉयज यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, उनको पनिशमेंट भी मिलेगी यहाँ पे इसमें इम्प्रिजनमेंट की, अगर वो स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो देखो ये जो स्ट्राइक वाला प्रोविजन आया है ना, ये इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी पहले, अब इसे बात कर रहे हैं कि हम इसे 7 कॉरपोरेशन में रीऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को यहाँ से हटाया जाएगा, ठीक है, काफ़ी सारों का यहाँ पे टर्मिनेशन होगा। तो इसको लेकर वैसे भी स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा चल रही थी, जो एम्प्लॉय डिफेंस सर्विसेज में एम्प्लॉयज़ हैं उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी, तो इसको मद्देनजर करते हुए ये स्ट्राइक के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। अब देखो ये आपको समझना ज़रूरी है कि राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू स्ट्राइक, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट का राइट होता है ना, ये राइट जो है हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है ये, अंडर आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ राइट टू प्रोटेस्ट। लेकिन ये प्रोटेस्ट कैसा होना चाहिए? पीसफुल होना चाहिए। तो ये तो एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू स्ट्राइक जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये याद रखना है आपको। और अब तो इस ऑर्डिनेंस के अंतर्गत ये इसको बंद भी कर दिया गया है, ठीक है, कि आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, ये भी कह दिया गया है, ठीक है। आप मुझे ये बताएंगे जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स में है? 2 आर्टिकल्स में, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। और एक आपको इससे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देती हूँ, एक हिंट दे देती हूँ, ये जो 2 आर्टिकल्स हैं इनमें सेम नंबर्स आते हैं, सेम डिजिट्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप मुझे बताएंगे कौन से 2 आर्टिकल्स हैं जो ऑर्डिनेंस का प्रोविजन रखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। तो देखो UAPA क्यों न्यूज़ में है, पहले तो ये समझते हैं। तो फादर स्टैन स्वामी के बारे में आपने सुना होगा। फादर स्टैन स्वामी ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट थे जिनको अरेस्ट किया गया था UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत इन्हें अरेस्ट किया गया था और जुडिशियल कस्टडी में ही इनकी डेथ हो गई। तो इसके बाद UAPA जो है इसकी स्ट्रिंजेंसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं। तो ये क्या है? देखो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट मेजरली एक एंटी टेररिस्ट एक्ट है हमारे यहाँ पे, ठीक है, एंटी टेररिज्म एक्ट है हमारे यहाँ पे, और इसके प्रोविजंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है,
तो देखो एक एक करके बात करते हैं। पहले इसके ओरिजिन की बात करते हैं, इस एक्ट के ओरिजिन की बात करते हैं। तो देखो जब 1960s में नक्सलबाड़ी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रहा था, तब टेररिज्म को कर्ब करने के लिए, जो सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज थी उनको कर्ब करने के लिए एक UAPA ऑर्डिनेंस लाया गया था, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस लाया गया था, जिसके प्रोविजन और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट थे। बाद में इस ऑर्डिनेंस को हटा दिया गया जब पार्लियामेंट में ये बिल के तौर पर पेश हुआ, तो इसे पास नहीं करने दिया गया। उसके बाद UAPA एक्ट आया है, ठीक है, और ये एक्ट कब का है? 1967 का है। इसने दो एक्ट्स को यहाँ पे रिप्लेस किया है, एक टाडा, ठीक है, और एक था पोटा। ये दोनों टेररिज्म से रिलेटेड एक्ट्स थे। जो टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट जो था, और एक था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट, ठीक है, इन दोनों का अपग्रेडेशन माना जाता है UAPA को, ये याद रखना। बात करें इसके स्कोप और प्रोविजंस की, तो देखो एक मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि 2004 तक, जब 1967 से लेके 2004 तक इसके अंतर्गत जो भी प्रोविजंस थे वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए थे कि सिसेशनिस्ट टेंडेंसीज बढ़े ना। तो सिसेशनिस्ट टेंडेंसीज को कर्ब करने के लिए यहाँ पे इस एक्ट का यूज़ किया जाता था। 2004 में यहाँ पे हुआ अमेंडमेंट, और 2004 से यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी अमेंडमेंट्स होते रहे, 2012 में अमेंडमेंट हुआ, 2019 में अमेंडमेंट हुआ। तो इसको अब समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो ये एक्ट है ये क्या बात करता है कि कोई भी एसोसिएशन या कोई भी इंडिविजुअल जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में लिप्त है, जो कि ऐसी एक्टिविटीज़ में लिप्त है जो किसी भी एक्ट या किसी भी वर्ड से, स्पोकन या रिटन, कोई भी ऐसा काम करती है जो सिसेशन कर दे ऑफ अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो उस केस में, या फिर सॉवरेनिटी या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर हार्म करने की कोशिश करे इंडिया की, तो उसे इसमें चार्ज किया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। तो एक क्या रखना? सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है, और सिक्योरिटी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये UAPA एक्ट बनाया गया था। आगे जाके जो UAPA एक्ट है इसमें कई सारे अमेंडमेंट किए गए, जैसे मैंने आपको बताया 2004 में अमेंडमेंट किया गया, 2013 में अमेंडमेंट किया गया। इसमें क्या कहा गया कि सिक्योरिटी को देखा जाएगा कंट्री की, जैसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है, जो और तौर पे सिक्योरिटी है, नॉर्मली जो सिक्योरिटी होती है स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, उसको अगर कर्ब करने की कोशिश करता है कोई भी एसोसिएशन, तो उसको भी यहाँ पे इम्प्रिजन किया जाएगा, उसको भी यहाँ पे बैन किया जाएगा पूरे इंडिया से, ठीक है। इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि पहले जो एसोसिएशंस को बैन करते थे या चार्ज करते थे वो करते थे क्रिमिनल लॉ एक्ट के अंतर्गत, लेकिन उसमें कोई जुडिशियल स्क्रूटिनी का प्रोविजन नहीं था। लेकिन UAPA में इस जुडिशियल स्क्रूटिनी का प्रोविजन है थ्रू अ ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल है जो यहाँ पे जांच करती है कि जो भी चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हैं वो सही है या नहीं है। उसके अलावा एक चीज़ और कि जो एसोसिएशंस पहले बैन होती थी UAPA के अंतर्गत वो होती थी 2 साल के लिए। अब ये जो बैन होती हैं ये 5 साल के लिए, जो इनका प्रिस्क्रिप्शन पीरियड है वो 5 साल हो गया है। अब एक चीज़ और कि जो 2004 में जो अमेंडमेंट आया वो एंटी टेररिस्ट रिजोल्यूशन जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, इसके साथ अलाइन होने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था। इसके बाद 2013 में जो अमेंडमेंट लाया गया इसको FATF जो हमारी बॉडी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके साथ लाइंस में लाने के लिए इसको लाया गया था। और 2019 में जो अमेंडमेंट आया उसमें क्या कोशिश की गई थी कि जो इंडिविजुअल टेररिस्ट है ना, एसोसिएशन के अलावा इंडिविजुअल टेररिस्ट को भी यहाँ पे चार्ज किया जाए। इंडिविजुअल टेररिस्ट यानी कि इंडिविजुअल्स जिसके ऊपर टेररिस्ट चार्जेस हैं उनको भी यहाँ पे चार्ज किया जाए, ऐसी यहाँ पे प्रोविजन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है हमारा, उसको भी यहाँ पे मॉडिफाई करके यूज़ करता है UAPA, ठीक है। किस तरह से? जैसे कि यहाँ पे रिमांड ऑर्डर जो है वो 30 डेज़ का होता है, जबकि यूजुअली CRPC में रिमांड ऑर्डर सिर्फ 15 डेज़ का हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे जो चार्जशीट है वो पहले यूजुअली CRPC में 90 डेज़ के अंतर्गत यहाँ पे चार्जशीट फाइल की जा सकती है, लेकिन इस UAPA में वही चार्जशीट फाइल करने का समय 180 डेज़ तक का होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेल को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है, बेल ही नहीं मिलती आसानी से। और इस बेल से जो मेजर सेक्शन डील करता है ना वो है सेक्शन 43D। इस 43D से जो है बेल के प्रोविजंस निकलते हैं इस एक्ट के। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि जब तक कोर्ट के पास ये एविडेंसेस नहीं है या ये मानने को काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है कि यहाँ पे जो पर्सन जिसके ऊपर चार्जेस हैं वो सच में यहाँ पे लायबल नहीं है, तब तक उसे बेल नहीं दिया जाएगी। यानी कि जो एक्यूज्ड है ना उसके ऊपर यहाँ पे ओनस आता है कि उसे अपने आप को यहाँ पे
एक्विट साबित करना है, ठीक है, निर्दोष साबित करने की जो पूरा ओनस है, जो पूरा भार है वो एक्यूज के ऊपर है। ये नहीं कि पहले ना कोर्ट एविडेंसेस कलेक्ट करे फिर आपको यहाँ पे बेल, फिर आपको उसके बेसिस पे आप एक्विट बोलो अपने आप को और फिर आपको बेल मिले। आपको खुद से ऐसे फैक्ट्स बताने होंगे, आपको ऐसे खुद से एविडेंसेस देने होंगे कोर्ट को जिससे आप प्रूफ होता हो कि आप एक्विट हो। तो आपको पूरा ओनस जो है ना वो उस पर्सन के ऊपर है, उसके ऊपर है। जैसे यूजुअली क्या होता है कि यूजुअल कोर्ट्स में क्या माना जाता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो गिल्टी जो पर्सन जो एक्यूज है उसके ऊपर भार नहीं है कि उसको अपने आप को एक्विट प्रूव करना है, लेकिन ये जो भार है ये कोर्ट के ऊपर होता था कि कोर्ट को ये प्रूव करना है कि वो पर्सन या जो भी अपोजिट पार्टी होती थी उसको प्रूव करना होता था कि जो भी पर्सन एक्यूज है यहाँ पे वो सच में यहाँ पे कन्विक्ट है, ये सामने वाली पार्टी को प्रूव करना था। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो पर्सन एक्यूज है उसी को प्रूव करना है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, ठीक है। तो इसके कारण बेल मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब यूएपीए को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, जैसे कि इसका मिसयूज बहुत हो रहा है, ठीक है। जो भी पर्सन डिसेंट करता है, जो भी पर्सन कोई अलग राय रखता है गवर्नमेंट के अलावा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसको यूएपीए में चार्ज कर दिया जाता है। फिर राइट टू डिसेंट जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है, ठीक है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, वो भी यहाँ पे कर्ब हो रहा है। आर्टिकल 21 जो हमारा राइट टू लाइफ विद डिग्निटी आता है वो भी यहाँ पे कर्ब हो रहा है। जैसे फादर स्टैन स्वामी की यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी में डेथ हो गई, तो इनका आर्टिकल 21 यहाँ पे कई सारे एक्टिविस्ट, कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 21 आर्टिकल जो है वो इनका यहाँ पे वायलेट हुआ है। तो इस तरह के कई सारे प्रोविजंस जो हैं इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं, तो ये याद रखना है हमको, ठीक है। तो ये पूरा हमने आर्टिकल डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। इंटरपोल सीक्स जॉइंट फाइट अगेंस्ट रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर अटैक्स के अगेंस्ट इंटरपोल जो है एक जॉइंट फाइट की बात कर रहा है, और इंटरपोल ने ये कहा है कि सारी कंट्रीज के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो रैंसमवेयर अटैक्स में कोऑपरेशन करें इंटरपोल के साथ। अब रैंसमवेयर अटैक क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखो, सपोज कि आप पर्सन ए हो और आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है। आपने इसके अंतर्गत अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डाल के रखी है। अब किसी पर्सन ने, किसी हैकर ने आपके कंप्यूटर पे अटैक किया और आपके कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लॉक कर दिया और ये कहा कि आप इसको एक्सेस तभी कर सकते हो जब आप मुझे इतने रुपए दो रैंसम में। तो इसको कहते हैं रैंसमवेयर अटैक, ठीक है, एक तरह का साइबर अटैक होता है ये। अब इंटरपोल ने इसके ऊपर चिंता जताते हुए ये कहा है कि रैंसमवेयर अटैक्स को हमको फाइट करने के लिए कोऑपरेशन की जरूरत है। अब इंटरपोल क्या है, देखो, इंटरपोल जो है ये 194 मेंबर की एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरपोल का मतलब क्या है, इंटरनेशनल पुलिस, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जितनी भी पुलिस है 194 मेंबर स्टेट्स की, वो एक साथ मिलकर एक कोऑपरेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल, ठीक है। अब ये जो है हेडक्वार्टर है इसके लियोन फ्रांस में, और इसको 1923 में बनाया गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के तौर पे, ठीक है। बाद में इसने अपने आप को इंटरपोल नाम रख दिया इसका 1956 में, तो एक्चुअल नाम इसका था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है 1949 में, ठीक है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर है इंडिया इसका। तो 1949 में इंडिया ने ज्वाइन किया है, 1923 में ये बना था, और इसके हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। 194 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं, ठीक है। अब इंटरपोल करता क्या है, देखो, इंटरपोल दो तीन चीज़ें करता है, जैसे कि काउंटर टेररिज्म। देखो, बेसिक काम क्या होता है ना इंटरपोल में, कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो 194 मेंबर कंट्रीज हैं, वो जितनी भी पुलिस हैं इन मेंबर कंट्रीज की, वो आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, ठीक है, रिगार्डिंग काउंटर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम एंड साइबर क्राइम। तो इन तीन मेजर एरियाज में, काउंटर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम और साइबर क्राइम, इन तीनों एरियाज में मेजरली यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाता है। और यहाँ पे नोटिस भी निकालती है। ये नोटिस का क्या मतलब होता है, ये नोटिस है अलर्ट, ठीक है, या फिर कोऑपरेशन मांग रहे हैं। जैसे इंटरपोल ने एक रेड नोटिस जारी कर दिया सपोज, तो सारी जो भी कंट्रीज हैं जिस पर्सन के अगेंस्ट, मान लो नीरव मोदी के अगेंस्ट उन्होंने एक रेड नोटिस जारी कर दिया, ठीक है, तो नीरव मोदी को सारी कंट्रीज, जितनी भी 194 कंट्रीज है ना, सारी मिलकर ढूंढेंगी रेड नोटिस के अंतर्गत, ठीक है। तो सिर्फ इंडिया नहीं ढूंढेगी, सारी कंट्रीज ढूंढेंगी। तो ये इस तरह से नोटिस या अलर्ट्स जारी किए जाते हैं। अब बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, रेड नोटिस जो है वो होता है वांटेड पर्सन्स के लिए, येलो नोटिस होता है मिसिंग पर्सन्स के लिए, ब्लू नोटिस होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी पर्सन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो, ब्लैक नोटिस होता है कि अगर आपको अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली
मिली है, आपको पता करना है किसकी बॉडी है, तो आप ये ब्लैक नोटिस जारी करेंगे। ग्रीन नोटिस होता है वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के लिए, अगर आपको किसी कंट्री को आपको वार्निंग देनी है, इंटेलिजेंस देनी है, तो ग्रीन नोटिस होता है। ऑरेंज नोटिस होता है इमिनेंट थ्रेट के लिए। पर्पल नोटिस होता है मोडस ऑपरेंडी के लिए कि किस तरह से काम किया जाना है। एंड देन इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस होता है, ठीक है, तो ये एक स्पेशल नोटिस है। तो इस तरह से कई सारे नोटिस होते हैं, ये याद रखना है। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैन स्कूल्स बी री ओपन ड्यूरिंग द पेंडेमिक? तो देखो ये साइंस एंड टेक से इसको लिंक किया गया है, इस एजुकेशन वाले टॉपिक को। तो क्या स्कूल्स को रीओपन करना चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा किया गया है। तो हमने देखा फर्स्ट वेव आई, फिर सेकेंड वेव आई, अब थर्ड वेव की भी बारी चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि थर्ड वेव भी आएगी। तो इसके कारण 2 साल से तो लॉकडाउन लगा हुआ है, स्कूल्स बंद है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, फाउंडेशनल इनकी जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो गिरते जा रहे हैं, इमोशनल वेलबींग भी अफेक्ट हो रही है, सोशल वेलबींग भी अफेक्ट हो रही है, इसके कारण पेरेंट्स बहुत चिंता में हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये कहता है क्या स्कूल्स को रीओपन करना चाहिए, इसको हम देखते हैं लॉजिक्स के बेसिस पे। तो ये देखा गया था फर्स्ट वेव में कि जो चिल्ड्रन है वो उनके ऊपर कम इम्पैक्ट पड़ा था कोविड का, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड वेव में देखा गया था कि इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था लेकिन सिवियर नहीं था। तो अभी वाली जो दोनों वेव्स हैं उसमें ये देखा गया है, पहली चीज़ तो कि असिम्टोमेटिक हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो कोविड, ठीक है, प्लीज़ पार्डन मी फॉर द स्पेलिंग, असिम्टोमेटिक यहाँ पे कोविड हो रहा है, और अगर ये हो भी रहा है तो उतना सिवियर नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा सिवियर नहीं है। और ऐसा क्यों है इसका भी इन्होंने रीज़न बताया है। इसमें यह बताया गया है कि जो चिल्ड्रन है दे आर हाफ ससेप्टेबल, ठीक है, हाफ वल्नरेबल देन अडल्ट्स। तो जो अडल्ट्स हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल वल्नरेबल हैं कोविड से, जितने चिल्ड्रन नहीं हैं, ठीक है, तो 50% हैं चिल्ड्रन ससेप्टेबल। ऐसा क्यों? ACE2 रिसेप्टर, ये ACE2 रिसेप्टर्स जो हैं जिसके ऊपर कोविड जो है वायरस वो चिपक जाता है, वो ACE2 रिसेप्टर चिल्ड्रन में कम होते हैं, और स्पेशली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसमें तो और कम होते हैं, जिस पे कोविड जो है वो ठहरता है। तो क्योंकि इनके अंतर्गत ये जो रिसेप्टर्स हैं वो कम होते हैं बच्चों में, इसीलिए कोविड इनमें कम होता है। दूसरी चीज़ ये कि इनमें अगर बच्चों में हो भी रहा है कोविड तो असिम्प्टोमेटिक है, और बहुत ही कम चांसेस हैं हॉस्पिटलाइजेशन के। हालांकि एक खतरा जो बच्चों के ऊपर अब हो रहा है ये 12 बच्चों में होता है 1 लाख बच्चों पे, ठीक है, तो 1 लाख में 12 बच्चों पे ऐसा ये पोस्ट कोविड डिसीज़ देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं MIS, ठीक है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। ये एक चिंता का विषय है चिल्ड्रन के ऊपर, ठीक है, बाकी चिल्ड्रन के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी देखी गई कि जो बड़े बच्चे हैं, ठीक है, जो बड़े बच्चे हैं 14 to 18 एज के, उनमें ये जो कोविड है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है, ज़्यादा सीवियर देखने को मिल रहा है। जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी लेवल के, इनमें ये कोविड के चांसेस कम है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में कहा गया है कि पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि हम प्राइमरी स्कूल्स खोलें, ना कि बड़े स्कूल खोलें। देखो हम यूजुअली क्या सोचते हैं कि पहले तो बड़े स्कूल खुलेंगे, 8-9 क्लासेस खुलेंगी, उसके बाद जो प्राइमरी ऐसे स्कूल्स हैं वो खुलेंगे। लेकिन इस आर्टिकल में कहा गया है कि साइंस के अकॉर्डिंग जाएं, लॉजिक के अकॉर्डिंग जाएं, तो पहले प्री प्राइमरी स्कूल्स को खोला जाना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे करके सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल्स को खोलना चाहिए। इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि सेफ हाइजीन हो, प्रॉपर कोविड प्रैक्टिसेस वहाँ पे की जाए, जैसे जो भी टीचर्स हों वैक्सीनेटेड हों, जो भी स्टाफ हो वैक्सीनेटेड हो, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया जाए, हाफ क्लासेस को बुलाया जाए, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक दिन में बुलाया जाए। तो इस तरह के हमें हाइजीन्स का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पूरा आर्टिकल था रिगार्डिंग स्कूल रीओपनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हमको पता चली जो हमको यूजुअली हमारे जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं उसके अगेंस्ट होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल्स को बाद में खोला जाए, प्राइमरी स्कूल्स को पहले खोला जाए, तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल की। क्यूबा डेवलप्स वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्जुगेट वैक्सीन फॉर कोविड-19। तो कोविड-19 को लेकर क्यूबा ने वर्ल्ड की पहली कोविड जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है वो बनाई है। तो देखो क्यूबा ने 2 वैक्सीन बनाई अभी, एक है सोबर्ना और एक है अब्दाला। दोनों की जो इफिशियंसी है ना वो 90% से ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं ये, ठीक है, आफ्टर ट्रायल्स। तो ये कहा गया है कि ये कॉन्जुगेट वैक्सीन है। अब कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होता है? देखो कॉन्जुगेट वैक्सीन का मतलब है, पहले वैक्सीन क्या होता है ये समझते हैं। वैक्सीन में क्या होता है कि
जो भी वायरस जिसकी भी आप वैक्सीन बना रहे हैं उसका डेड या एटेन्यूएटेड फॉर्म आप वैक्सीन में डालते हैं, सो दैट जब भी वो बॉडी में लगाई जाए तो उस बॉडी को उस वायरस के एटेन्यूएटेड फॉर्म को देखकर, डेड वायरस को देखकर, वो उसका जो पर्सन का इम्यून सिस्टम है वो उस वायरस को पहचान ले और उसके अगेंस्ट लड़ने की उसमें शक्ति आ जाए, अटैक कर दे वो उस पर। ठीक है, इसके लिए इसलिए देखा भी जाता है कि वैक्सीन लगाने के बाद 1-2 दिन बुखार रहता है, क्योंकि डाला है आपके अंतर्गत वायरस। ठीक है, वायरस डाला गया है, भले ही डेड या अटेन्यूएटेड फॉर्म में, लेकिन डाला गया है, इसीलिए बुखार रहता है। तो अब यहाँ पे इसलिए इम्यून सिस्टम इससे लड़ सके, इसको रिकॉग्नाइज कर सके, इसलिए वैक्सीन लगाई जाती है। अब कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या करती है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक एंटीजन को मिलाती है। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो, इससे क्या होता है ना, जो हमारी बड़ी दूसरी वैक्सीन है, फाइजर है, मॉडर्ना है, ये क्या करती है, सिंगल एंटीजन का यहाँ पे यूज़ करती है। इससे क्या होता है कि अगर बॉडी में आपने डाला तो जो स्ट्रॉन्ग एंटीजन होगा ना, स्ट्रॉन्ग वायरस होगा, उसी के अगेंस्ट ही लड़ पाएगी। जो बॉडी है, इम्यून सिस्टम उसका इस तरह से डिज़ाइन होगा कि स्ट्रॉन्ग एंटीजन के अगेंस्ट ही लड़ पाए। लेकिन क्योंकि वीक एंटीजन के अगेंस्ट लड़ना भी ज़रूरी है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट वैक्सीन का यहाँ पे इसलिए यूज़ होता है कि वीक एंटीजन के अगेंस्ट लड़ना सिखाती है कॉन्जुगेट वैक्सीन यूजिंग स्ट्रॉन्ग एंटीजन। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एंटीजन और वीक एंटीजन को मिला के, दो अलग एंटीजन को मिला के यहाँ पे एक वैक्सीन बनाई जाती है, सो दैट वीक एंटीजन से भी लड़ सके इम्यून सिस्टम हमारा। ठीक है, ये याद रखना है कि ये दोनों जो वैक्सीन है 3 शॉट वैक्सीन है और दोनों ही कॉन्जुगेट वैक्सीन है। ठीक है, और दोनों जो है, जैसे जो अब्दाला है वो स्पाइक प्रोटीन के साथ यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन जो है, स्पाइक प्रोटीन और यहाँ पे केमिकली मैन्युफैक्चर्ड एक एडजुवेंट है। ठीक है, इसके साथ मिलकर ये दोनों को बनाया गया है कॉन्जुगेट वैक्सीन को। फिर सोबर्ना में भी ऐसे ही है, जो स्पाइक प्रोटीन है उसको टिटनेस टॉक्सॉइड इस प्रोटीन के साथ मिला के बनाया गया है। तो कॉन्जुगेट वैक्सीन मेजरली क्या काम करती है कि वीक एंटीजन के अगेंस्ट लड़ती है और इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखा जा सकता है। अब ये जो 2 एंटीजन है ना, स्ट्रॉन्ग और वीक, ये पॉलीसेकेराइड से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कॉन्जुगेट वैक्सीन का कि अभी तक इसको यूजुअली बैक्टीरियाज के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, पहली बार इसको वायरस के लिए यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि जो हमारा न्यूमोकोकल डिसीज़ है उसके अगेंस्ट भी कॉन्जुगेट वैक्सीन आई थी। ठीक है, उसके अलावा टिटनेस के लिए भी एक कॉन्जुगेट वैक्सीन आई थी, लेकिन अभी तक सारी बैक्टीरिया वाले डिसीजेस पे ही आई है, वायरस वाले पे पहली बार यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसा काम कर रही है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि इस वैक्सीन को एक वेलकमिंग जेस्चर मिला है। मैक्सिको, जमाइका, वियतनाम, पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज इंटरेस्ट ले रही हैं इस वैक्सीन में। तो ये पूरा हमने कॉन्जुगेट वैक्सीन को लेकर यहाँ पे आर्टिकल देखा। ठीक है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।